15 मई जब लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर होना है मतदान। बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच क्या कांग्रेस अपने विधानसभा चुनावों का मैजिक लोकसभा में भी दोहरा पाएगी? बीआरएस अपने ही बागियों के साथ कैसे करेगी मुकाबला? और भाजपा अपने वोट बैंक में कितना कर सकती है सुधार? असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में अपना गढ़ बचा पाएंगे या फिर माधवी लता लगाएगी उसमें से? जनता के होंगे सवाल और राजनीतिक दलों के नेता देंगे उनका जवाब। देखिएगा तेलंगाना से जनवाड़ी, बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनता का मूड जानने के लिए श्रीनगर में हैं और यहां के लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। लोगों को बांटने से बेहतर उन्हें आगे लीड करना बेहतर है, ये बीजेपी की पॉलिसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ते। आजाद साहब के ख्याल आजादाना है, आजाद साहब के काम आजादाना है। इलेक्शन हारना और जीतना पॉलिटिक्स नहीं होती। हमारे ये है कि फ्री एंड फेयर एक रिप्रेजेंटेशन हमारी हो। जम्मू कश्मीर में लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। गठबंधन आप बनाते हैं तो किन बुनियादों पे बनाते हैं? हम यहाँ पे डेवलपमेंट का जाल बिछाएंगे, कहाँ है वो? किसने? नहीं गलत बोल रहे, मुंतजिर गलत बोल रहे आप। सादिक साहब और बख्शी साहब। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मिड डे प्राइम के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और नजर डालेंगे सबसे पहले इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर। विरासत टैक्स के बाद सैम पित्रोदा ने फिर दिया विवादित बयान। नस्लीय भेदभाव के साथ कहा, पूर्वी भारतीय लगते हैं चीनी तो दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी। बयान के बाद भाजपा नेताओं के निशाने पर आई कांग्रेस पार्टी। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, राहुल गांधी को उनके शिक्षक और गुरु ने भारत को बांटकर देखने की दी है सीख। चुनाव शुरू होने के बाद अंबानी अदानी पर कांग्रेस शहजादे क्यों है चुप? प्रधानमंत्री ने करीमनगर की रैली में पूछा, कांग्रेस बताए अंबानी अडानी से उठाया है कितने टेम्पो माल? पीएम ने करीमनगर में श्री राज राजेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह आज महाराष्ट्र और यूपी में कर रहे हैं बीजेपी का चुनाव प्रचार। राजनाथ ओडिशा और जेपी नड्डा हिमाचल में व्यस्त। हैदराबाद में प्रियंका गांधी और यूपी में अखिलेश यादव समेत बाकी दल के नेता भी लगा रहे हैं पूरा जोर। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिनों का और दिया समय। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। इजराइल ने गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए केरेम शैलोम सीमा को फिर से खोला। राफा में इजराइल के ऑपरेशन पर यूएन महासचिव ने हालात पर जताई चिंता। कहा, अनगिनत परिवार पलायन के लिए हैं मजबूर। और मेजबान देश फ्रांस में आज पहली बार प्रवेश करेगी ओलंपिक टॉर्च। मार्सेल शहर में राष्ट्रपति मैक्रों भी रहेंगे मौजूद। इस साल जुलाई में होंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स। और इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हो रही है। आइए सीधे रुक करते हैं। राम मंदिर, राम नवमी और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से ओतप्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है? जो सैम पित्रोदा जी का बयान है
ये भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था और वेदों के काल में सभा समिति विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी समझे, और मुझे इसका जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। और वो जिस संस्कृति को, मंदिर की जिस संस्कृति के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे इसलिए कष्ट होता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे, आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये बहुत आपत्तिजनक है। और वो संस्कृति यदि उन्हें न समझ में आती हो तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति दोबारा उनको बता देना चाहता हूं, जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका अंतिम छंद था जो भारतीय संस्कृति के इस आधार को पूरी दुनिया के लिए बताता है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये वही हिंदू संस्कृति है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब इसके आगे तो और भी भयानक बातें उन्होंने कही जो आपके संज्ञान में होगा कि भारत के पूरे अस्तित्व पे सवाल। मुझे समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले व्हाइट हैं, ये पश्चिम भारत वाले अरब हैं, तो पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, तो दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस का नेतृत्व तो फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का विदेशी मूल का नेतृत्व आने के साथ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह भारतीयों को विदेशी मूल का ढूंढने लगे। ये भारत के अस्तित्व पर, भारत की पहचान पर, और मैं कहता हूं देश के करोड़ों लोगों से ये है आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई। तो आपने सुना भाजपा प्रवक्ता को आज, और वो फिर से एक बार कांग्रेस की जो बयान आए हैं उन पर हमलावर थे कांग्रेस पर। दरअसल सैम पित्रोदा ने फिर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने भारतीय लोगों के प्रति नस्लीय टिप्पणी की है। जी हां, भारत के लोगों के प्रति नस्लीय टिप्पणी की है। उत्तर भारत के लोगों के प्रति, पश्चिम भारत के लोगों के प्रति, पूर्वोत्तर भारत के लोगों के प्रति, दक्षिण भारत के लोगों के प्रति। इसलिए हम कह रहे हैं कि सैम का एक बार फिर से विवादित बयान, और अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और खुद अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से बेहद ही शर्मनाक और विवादित बयान दिया। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है कि भारत की विविधता पर बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक तरफ उनके जो मेंटोर हैं कांग्रेस के राहुल गांधी के, वो कुछ और बात कह रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से जैसे उनका बयान आया सैम पित्रोदा को, उनके बाद से कांग्रेस अब इसको डैमेज कंट्रोल में लग गई है। जयराम रमेश का कहना है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत की विविधता पर दिया गया जो बयान है सैम पित्रोदा का, अंकल सैम का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस पूरे बयान से अपने आप को किनारा कर लिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरह से भारतीय लोगों पर, भारत के जो तमाम हिस्सों में जो लोग रहते हैं, चाहे वो उत्तर भारत के लोग हों, दक्षिण भारत के हों, पश्चिम भारत के हों, उत्तर भारत के हों, पूर्वोत्तर के हों, उन पर एक बयान, बहुत ही गंभीर और बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठे बैठे। उसके बाद से
जब इस पर राजनीति गर्मा गई तो अब कांग्रेस पार्टी सामने आई है और सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश का कहना है कि ये जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे कांग्रेस पार्टी अब किनारा कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त बने हुए हैं। कुमार आलोक, अब जबकि सैम पित्रोदा ने यह बात है कहीं, उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आई है और कह रहे हैं कि यह बहुत ही, अगर इस तरह के बयान सैम पित्रोदा ने दिया है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बार बार डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर रही है सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के। अगर आप इसके पहले आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने विरासत टैक्स की बात की थी कि 55% जो हिस्सा जो आम आदमी का है वो परिवार वालों को न देकर के सरकार को दे दिया जाए। अगर आप 2019 की बात करेंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव में सैम ने बहुत ही विवादित बयान दिया था और उसमें कहा था कि मिडिल क्लास को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, चाहे क्योंकि जो निचली पंक्ति के लोग हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विपक्ष ने जो तमाम जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने इस बयान पर कड़ा एतराज जताया कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ लादना चाहती है सरकार। उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल किया गया और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम मिडिल क्लास के विरोधी नहीं है। अगर आप बालाकोट स्ट्राइक की आप बात करेंगे, जब हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे और हमारी सरकार ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया था, उस पे भी उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था, देश के खिलाफ था। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर बन रहे हैं। अगर आप ओवरसीज की बात करें, पूरे ओवरसीज के वो अध्यक्ष हैं। विदेशों में पार्टी की नीति क्या हो, राहुल गांधी के जो उनके भाषण होते हैं या उनके जो लेक्चर्स होते हैं उसको कैसे अरेंज किया जाए, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर रहने वाला पार्टी में जो आदमी है और इस तरीके का बचकाना बयान देता है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर इन पर सैम पित्रोदा पे कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिएगा कुमार आलोक। हम ये जो पूरी कहानी है, क्या स्टोरी, हम आपको अपने दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास आऊंगा राजगोपालन जी। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और खुद अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से बहुत ही शर्मनाक और विवादित बयान दिया है। इस बार सैम पित्रोदा ने नस्लवादी टिप्पणी की है। जी हां, नस्लवादी टिप्पणी की है। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जो रहने वाले लोग हैं उनको लेकर नस्लीय बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को रंग और उनके रूप के आधार पर अलग अलग बांटने की कोशिश की है। पित्रोदा ने कहा है कि जहां देश के पूर्वी हिस्से के लोगों की तुलना उन्होंने चीन के लोगों के साथ की है, वहीं पश्चिम भारत के लोगों की अरब के लोगों के साथ की है। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के रंग को लेकर भी बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि ये चाहे उत्तर भारत की बात हो, दक्षिण भारत की बात हो, पूर्व भारत की बात हो, पश्चिम भारत की बात हो, ये एक नस्लीय टिप्पणी उन्होंने की है और ये बहुत ही अपमानजनक, भाजपा ने कहा कि ये बहुत ही अपमानजनक है और ऐसा लगता है कि उनको हमारे इतिहास की कोई समझ, कोई ज्ञान नहीं है। और इस सब के बीच डैमेज कंट्रोल के तौर पर कांग्रेस नेता ने सैम पित्रोदा द्वारा की गई नस्लवादी टिप्पणी द्वारा एक बार फिर से कांग्रेस लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि चूंकि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार हैं और इसी वजह से राहुल गांधी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। और वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सैम पित्रोदा के रंगभेदी बयान को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग भी सैम पित्रोदा की आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ हैं और इसलिए कांग्रेस ने कभी भी इस तरह के बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है,
तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। और आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी है। और वहीं सैम पित्रोदा के इस नस्लीय टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा ही दिखता हूं। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं, हम अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। तो लगातार बीजेपी हमलावर है इस नस्लीय टिप्पणी को लेकर सैम पित्रोदा पर और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर। और सबके बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस तरह से राहुल गांधी को उनके शिक्षक और गुरु ने भारत को बांटकर देखने की सीख दी है। और अब हम आपको बताने वाले हैं इस ग्राफिक्स के बाद, इस ट्वीट के बाद, कि ये सिर्फ ये जो बयान है आज का नस्लीय टिप्पणी वाला बयान, वो कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी अंकल सैम यानी कि सैम पित्रोदा, कांग्रेस के नेता, ओवरसीज कांग्रेस के हेड सैम पित्रोदा ने इस तरह से बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं। हम आपको वो बयान अब दिखाते हैं कि किस तरह से सैम पित्रोदा ने किस तरह से विवादित बयान दिए हैं। और लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। राजीव चंद्रशेखर का हमने वो ट्वीट आपको दिखा रहे, इससे पहले शहजाद पूनावाला, रविशंकर प्रसाद, हर कोई, न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम लोग भी इससे काफी आहत हैं कि इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है। आप एक नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण, माने कि भारत और भारत के बीच ही, भारतीयता और भारतीयता के बीच ही आप टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बयान, नस्लीय टिप्पणी सैम पित्रोदा की तरफ से, कांग्रेस के नेता, ओवरसीज कांग्रेस के जो हेड हैं वो सैम पित्रोदा, उनकी तरफ से ये बयान आया है। लेकिन अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बयान, अंकल सैम के विवादित बयान आए हैं और उस पर निगाह डालिए। तो हम कह रहे हैं कि हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हैं जहां पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं। ये उनका कहना है कि पूरब के जो लोग हैं वो चीन की तरह दिखते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये एक नस्लीय टिप्पणी है, नस्ल विशेष को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पश्चिम में जो लोग हैं वो अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर में लोग गोरे जैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण में लोग अफ्रीकन जो लोग हैं उनकी तरह दक्षिण भारतीय के जो लोग हैं वो वैसे दिखते हैं। विरासत टैक्स पर उससे पहले, अब से कुछ दिन पहले की ही बात है, इनहेरिटेंस टैक्स पर उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो पार्टी एक सर्वे कराएगी और उसके बाद उस सर्वे में किसके पास कितना पैसा है, कितना धन है, और उसके बाद उसे लोगों के बीच बांटने का काम करेगी, ये उन्होंने कहा था। इसके साथ साथ अगर हम बीते वर्षों में चलें तो पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर भी उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था। और उन्होंने कहा था कि 1984 में हुआ तो हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें कि उनके बयानों से किस तरह का विवाद पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि 1984 में जो हुआ वो हुआ। उसके बाद एक और विवादित बयान उन्होंने अप्रैल 2019 में भी दिया था। क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि देश के मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कुमार आलोक भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि और भी टैक्स आप दीजिए, आपको स्वार्थी बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर भी भारत सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे, उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलवामा जैसे हमले तो होते रहते हैं। तो ये कुछ विवादों के जो तीर हैं, जो बयान है, वो सैम पित्रोदा की तरफ से, और सैम पित्रोदा को लेकर लगातार भाजपा कहती है कि यही हैं, मेंटोर हैं राहुल गांधी के। और इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी अगर बोलती है, राहुल गांधी की अगर ऐसा बोलते हैं विभाजनकारी बातें, तो ये सारी की सारी चीजें सैम पित्रोदा की तरफ से ही आती हैं। तो इसको लेकर लगातार बवाल है वो जारी, राजनीतिक तौर पर सियासी जो बवाल है वो जारी है। लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रतिक्रियाएं भाजपा के लीडर्स दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कुमार आलोक तो बने हुए हैं। शैलेंद्र, इस तरह के बयान को कैसे देखा जाए? क्योंकि हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद हो, शहजाद पूनावाला, सभी ने कहा कि ये आप भारतीयता वर्सेस भारतीयता करने की कोशिश कर, यानी कि
आप अपने ही देश के लोगों के बीच में एक खाई पाटने की कोशिश, खाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपमानजनक है, भारतीयता का अपमान है। ये देखिए असीम, हम देख रहे हैं कि जैसे ही सैम पित्रोदा की ये बयान सामने आया उसके बाद लगातार बीजेपी के तमाम नेता देश भर से इस बयान और पर शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री ने भी टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने कहा कि चमड़ी के रंग के आधार पर आप गाली ना दें। उन्होंने मान लिया है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं वो भी अफ्रीकन हैं। जी हां, ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम कृष्ण के पुजारी हैं। कृष्ण भी सांवले कलर के थे, सांवले रंग के थे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले अंकल शहजादे के गाइड हैं, वही वहां से वो गाइड करते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की नीति होनी चाहिए। तो सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री का एक जबरदस्त पलटवार आया। इस वक्त की ये बड़ी खबर कि किस तरह से नस्लीय टिप्पणी जिस तरह से सैम पित्रोदा ने की है, उसके बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से इसको घेरने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि पीएम ने वारंगल की सभा में इस बात को लेकर कहा कि चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम कृष्ण के पुजारी हैं और हमें इसका मान रखना चाहिए। इस वक्त की यह बड़ी खबर प्रधानमंत्री के हवाले से। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले अंकल शहजादे के गाइड हैं। प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की है। जी हां, प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा है कि चमड़ी के रंग के आधार पर गाली ना दें। पीएम ने वारंगल की सभा में सैम पित्रोदा पर क्या कहा है, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग
यहां हम सब जैसा रंग था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घेरने की कोशिश की है कांग्रेस को कि किस तरह से सैम पित्रोदा ने चमड़ी के रंग को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति का नाम लिया। द्रौपदी मुर्मू सांवली है वो, और उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब वो अफ्रीकन है। तो इस तरह से ये जो बयान आया नस्लीय टिप्पणी को लेकर, चमड़ी के रंग को लेकर, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत का अपमान है, यहां के लोगों का अपमान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने भी अब इस पर टिप्पणी कर दी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के का जो उनको लेकर उन्होंने कहा कि क्या वो अफ्रीकन है। अगर कांग्रेस अगर चमड़ी के रंग पर ही है वो अगर इस तरह के फैसले करती है, तो क्या हमारी राष्ट्रपति अफ्रीकन है? देखिए, बहुत करारा पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में किया है कि कैसे कोई इस तरह के बयान दे सकता है। देखिए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सुधांशु त्रिवेदी और राजीव चंद्रशेखर वो सिलसिलेवार तरीके से सैम पित्रोदा के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। और एक बयान और सैम पित्रोदा ने दिया अपने पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री राम मंदिर गए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं, ये भारत की जो विविधता है, उसका विचार है, जो भारत का जो लोकतंत्र है, उसके लिए एक चुनौती है। उसको लेकर भी बीजेपी बहुत निशाना साध रही है कि देखिए इनका विचार क्या है। ये जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं वो किस तरह से सोचते हैं। कोई पहला बयान नहीं है जब इस तरह के बयान पर विवाद हुआ है। बयान दर बयान सैम पित्रोदा ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ एक तरह से देखें तो उनके कुछ नेता बयानों से अलग कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कभी उत्तर दक्षिण में, कभी जातियों में बांटने का काम भारत को कर रही है, जबकि विदेश के लोगों के साथ एक हो रही है। तो ये बहुत करारा पलटवार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी किया गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये को लेकर। अब तो खुद प्रधानमंत्री ने यह बात कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का जब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था तो उन्हें समझ नहीं आया था कि आखिर वो आदिवासी समाज का विरोध क्यों करते हैं, लेकिन अब समझ में आया है। तो इस तरह से एक बहुत करारा पलटवार हम देख रहे हैं खुद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सबसे बड़े स्टार प्रचारक। हमारे साथ शैलेंद्र एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हमारे साथ आर राजगोपालन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजगोपालन सर, हंसी आ रही है इस तरह के बयानों को देखकर, गुस्सा भी आ रहा है, शर्म भी आ रहा है कि किस तरह के नेता और किस तरह के नेता को फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि चमड़ी के आधार पर नस्लीय टिप्पणी कर रहा है। घोर अपराध करने की कोशिश की है सैम पित्रोदा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बयान को बात, पलटवार के बाद जो अभी शैलेंद्र मिश्रा ने कहा, ठीक कहा है। आने वाले दिन में मुझे लगता है मैं इस पैनल में मैं एक ही व्यक्ति हूं कांग्रेस का कम से कम 40 साल से रिपोर्टिंग करते आ रहा है अखबार को लिए। आज कितना गिरावट आया है। सैम पित्रोदा अपना मल्लिकार्जुन खड़गे का, देवेगौड़ा का, ममता बनर्जी का, द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के खुद अफ्रीकन लगता है कह रहे, सो देवेगौड़ा का अफ्रीकन लगता है कह रहे, दक्षिण भारत वाला। ये गलत बात है। मिस्टर सैम पित्रोदा हमेशा ऐसे अनशंट बयान देने में बीजेपी का 400 पार नहीं है, 500 पार हो जाएगा। अब की बार 500 की बार, क्योंकि इतना जो लूज टंग है, मोटर माउथ है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसका जोड़ी दूसरा है मणिशंकर, अभी मैदान पर नहीं आया, वो आ जाएगा और भी ड्रामा शुरू हो जाएगा। आज जयराम रमेश ने दुस्सेंस कर दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण कर बताया। लेकिन क्यों सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है सैम पित्रोदा का बर्खास्त कर रो कांग्रेस से। जी प्रधानमंत्री वारंगल मीटिंग पर इतना जोर से बोला है। अमेरिका में बैठे मिस्टर सैम पित्रोदा का 80 साल प्रभावित नेता है, उसकी चोट तो जरूर पड़ा है मिश्रा जी। बिल्कुल, राजगोपालन जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास आएंगे, इस पर और भी टिप्पणी लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक बाइट हम दिखा देते हैं प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने मुस्लिमों को ओबीसी और SC/ST में से आरक्षण देने के कांग्रेस पर निशाना साधा है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपीए काल में सोनिया गांधी ने रंगनाथन कमीशन का गठन भी इसी मकसद से किया था, मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण मिले। इसका सख्त विरोध बीजेपी और एनडीए ने उस समय भी किया था। हम कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आइए सुनाते हैं आपको। ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था
इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर SC ST के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। उस समय NDA और BJP ने इसका विरोध किया था। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना जो कि प्रतिक्रिया दे रहे थे आरक्षण को लेकर, लेकिन हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं आर राजगोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी भी, शैलेंद्र मिश्र भी और कुमार आलोक भी बने हुए हैं। राजगोपालन जी, ये इस तरह से जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, वो भी सांवले थे, इसका मतलब कि आप एक तरफ फिर से भगवान का, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार घिरती रही है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम तो कृष्ण के पुजारी हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए? ये प्रधानमंत्री का जो पलटवार है ये कांग्रेस को निशाना करते हैं हमेशा। एंड मोरोवर प्रधानमंत्री को क्यों मौका देना है? बिल्कुल ऐसे तो बात नहीं करना चाहिए सैम पेट्रोडा का। सैम पेट्रोडा हमेशा अनशंट बोलते रहते हैं, इसीलिए दरवाजा खोलते हैं। देयरफॉर प्रधानमंत्री कृष्ण को कंपैरिजन किया है, वो सचमुच है, क्योंकि कृष्णा नीली कलर में थी, का उनकी रंग था। नरेंद्र मोदी साहब का पलटवार करने का मतलब यह है जो बिल्कुल राम मंदिर, कृष्णा मंदिर, सबको भी बीच में लपट लिया। देयरफॉर मुझे लगता है सैम पेट्रोडा का बयान से आज कम से कम सारा टेलीविजन डिबेट कांग्रेस को खटखटे करने में प्रधानमंत्री ने कामयाब हो गया है। उसको से मिस्टर शैलेंद्र जो सैम पेट्रोडा ने ऐसे अनशंट बोला है, उसके लिए जरूर राजनीतिक रूप में प्रधानमंत्री फायदा तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि इंडियन के ऊपर अफ्रीकन जो चाइनीज ऐसे कैसे कह सकते हैं? ममता बनर्जी के चाइनीज कह सकते हैं क्या? देवेगौड़ा का मल्लिकार्जुन खड़गे के मोटा है, लंबा है, ये अफ्रीकन कह सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है ये। बिल्कुल। हमारे साथ कुमार आलोक बने हुए हैं। कुमार आलोक, बीच चुनाव में, चूंकि अभी देखिए भारत में चुनाव का मौसम है, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री खुद इस वक्त दक्षिण भारत में मौजूद हैं, आंध्र प्रदेश के वारंगल में इस वक्त मौजूद हैं, और उस सब के बीच इस तरह का बयान आना, चमड़ी को लेकर, रंग को लेकर, नस्लीय टिप्पणी को लेकर, कितना डेंट, कितना नुकसान, खासकर चुनाव की बात की जाए तो कितना हो सकता है इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस के नेता, कुछ ऐसे नेता हैं जो सेल्फ गोल करने में माहिर हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम है जो सैम साहब का। अगर हम और मणिशंकर अय्यर की अगर हम बात करें, मणिशंकर अय्यर भी तमाम तरह के ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं, और एन चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काफ़ी आक्रामक होकर इस बयान का खंडन किया है और एक तरह से जोड़ा है कि क्या हमारी राष्ट्रपति महोदया जो हैं सांवली हैं, इसके लिए इसके वो क्या अफ्रीकन हो जाएंगी? हमारे जो गेस्ट पत्रकार महोदय हैं उन्होंने भी कहा कि भाई देवेगौड़ा अगर सांवले हैं तो वो भी अफ्रीकन हो जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे सांवले हैं तो वो भी अफ्रीकन हो जाएंगे, ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व करती है उधर से पूरब में, तो क्या वो चाइनीज हो जाएंगी? तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इसको जरूर बीजेपी इसको उसे भुनाएगी। आपको मैं एक छोटा सा याद दिलाता हूं कि जब चुनाव प्रचार के दौरान 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 84 के सिख दंगों को लेकर के राजीव गांधी को इसके लिए मास्टरमाइंड बताया था, तब उनका सैम साहब का क्या बयान था जो आपने पढ़ के सुना, आपने हुआ तो हुआ। तो इस तरीके के गैर जिम्मेदार बयान जो है। कुमार आलोक, यही सवाल है कि राहुल गांधी के ये मेंटोर हैं, ये गाइड हैं, कांग्रेस पार्टी के गाइड हैं, अगर इस तरह के गाइड होंगे तो लूटिया डूबना बिल्कुल तय है इस बार के चुनाव में भी। बिल्कुल, ये तो आप बैल मुझे मार वाली कहावत, बैठे बिठाए आप मुद्दा दे रहे हैं, बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया आपने और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और अब आप डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो खाली दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से जनता के बीच क्या यह मैसेज जाएगा कि पार्टी ने कुछ किया जो इतना अभद्र कह सकते हैं आप, गलत टिप्पणी कह सकते हैं? इसके लिए आपको तो कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर जनता कुछ संतुष्ट हो सकती है। इसी बात को लेकर देखिए कुमार आलोक कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री और बीजेपी कहती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं जो कि भारत को तोड़ने वाले बयान हैं नस्लीय आधार पर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम लोग बचपन में जो किताबें पढ़ते थे, हम लोग जब पाठ्य पुस्तक में हम लोग पढ़ते थे तो एक कविता बहुत ही पॉपुलर था उस समय कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो कम से कम सैम पेट्रोडा को, सैम साहब को ये लैंग्वेज पढ़ना चाहिए था, बचपन में कम से कम ये कविता पढ़ना चाहिए था कि कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, कि कोस कोस पर, यानी कि कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदल जाता है, कोस कोस पर भाषा बदल जाती है, उसके बावजूद हम
अनेकता में एकता की एग्जाम्पल है, और उसमें उस तरीके के बयान। एक और टिप्पणी मैं चाहूंगा राजगोपालन जी आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण को लेकर कि किस तरह से आरक्षण को उधर दिया जाए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि हमने अभी प्रतिक्रिया दिखाई योगी आदित्यनाथ की भी। योगी आदित्यनाथ साहब ने ठीक कहा है, क्योंकि 2014 को चुनाव के पहले 2012 में लोकसभा में सलमान खुर्शीद ने एक प्रस्ताव लेके आया 4% रिजर्वेशन। ये सब लोग निंदा किया है, सुषमा स्वराज ने किया है, जो अद्वानी साहब ने किया है 2013-14 का बात में कह रहे 10 साल पहले। देयरफॉर कांग्रेस का मानसिकता ये है, हिंदू को विरोध में बोलो, माइनॉरिटीज को अपीसमेंट करो। इसीलिए नरेंद्र मोदी कह रहे, तुष्टिकरण कह रहे, योगी आदित्यनाथ बोल रहे, ठीक बोल रहे। भाजपा ने हिंदू को विरोध नहीं है, लेकिन हिंदू का साथ, जिसे नरेंद्र मोदी साहब ने सबको साथ, सबको विकास, सबको प्रयास करने का कोशिश कर, लेकिन कांग्रेस ने इसको टूटना चाहते हैं। बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शायद लेके गया होगा, लेकिन अभी भारत जोड़ो ने भारत को तोड़ने में बिल्कुल ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ उनके नेता भारत जोड़ने की बात करते हैं और उन्हीं के जो मेंटोर हैं, जो गाइड है, वो भारत तोड़ने की बात करते हैं। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? खासकर इसको लेकर राजनीति तो बहुत तेज है, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। कुमार आलोक और हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ शैलेंद्र आपका भी, और साथ ही साथ राजगोपालन जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत, और अब बात करेंगे 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS के परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने जन आकांक्षाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से डबल R का सिंडिकेट चल रहा है। एक तेलंगाना को लूटता है तो दूसरा दिल्ली में कलेक्ट करता है। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबानी, अदानी से चुनाव के दौरान क्या गठजोड़ किया है। तो प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि डबल R का सिंडिकेट चल रहा है और करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है कांग्रेस और BRS। हम जानते हैं कि चौथे चरण में तेलंगाना की सभी सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इससे पहले प्रधानमंत्री करीमनगर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से पूरे तेलंगाना में डबल R का सिंडिकेट चल रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से
एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं और करीमनगर के एक मंदिर में प्रधानमंत्री ने वहां पूजा अर्चना की। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी ने श्री राज राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कराई। वहीं मंदिर के बाहर मौजूद लोगों का पीएम मोदी ने अभिवादन भी स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री तेलंगाना के जिस राज राजेश्वर स्वामी मंदिर में गए थे, मुझे लगता है कि इसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत है और अगर कभी आपको मौका मिले तो जरूर इस मंदिर में जाइए, वहां पूजा अर्चना कीजिए। कुछ इतिहास आपको हम बता दें इस मंदिर के बारे में। इस ऐतिहासिक मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। काशी उत्तर भारत, लेकिन दक्षिण भारत का काशी भी इस मंदिर को कहा जाता है। श्री राज राजेश्वर मंदिर तेलंगाना में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। काफी मशहूर और काफी प्रसिद्ध ये हिंदू मंदिर है। मंदिर तेलंगाना के करीमनगर जिले के वेमुलावाड़ा में स्थित है। साथ ही साथ ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और ये भी मंदिर जो है वो शिव को ही समर्पित है। मंदिर को 750 से 973 ईस्वी के बीच चालुक्य राजाओं ने बनवाया था और श्री राज राजेश्वर मंदिर अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए काफी प्रसिद्ध। आप देख सकते हैं, हमने जो इमेज यहाँ पे लगाई है। साथ ही साथ राज राजेश्वर में भगवान शिव को नीला लोहिता शिवलिंगम के रूप में भी पूजा जाता है। नीला लोहिता शिवलिंगम। लिंग पुराण में भगवान के नील लोहिता स्वरूप का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो मंदिर में शैव पूजा के साथ साथ वैष्णव पूजा भी होती है। तो ये हमने आपको बताया राज राजेश्वर स्वामी मंदिर के बारे में। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइए। प्रधानमंत्री ने आज यहां जाकर पूजा अर्चना की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर वहां पे मौजूद हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस मंदिर में गए, वहां पूजा अर्चना की। अगले चरण में यानी कि चौथे चरण में वहां पे चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? मंदिर है वो उनका एक अपना पर्सनल विजिट था जिसमें वो गए और उन्होंने वहाँ के दर्शन किए। और ये दर्शन भी क्योंकि काशी, अब दक्षिण का काशी आपने उनको बताया, साथ ही साथ राजन्ना के नाम से भी वो मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। पुराने जो पुरातन जो चला रही परंपरा चली आ रही है उसमें कहा जाता है कि सूर्यदेव को यहाँ से विकलांगता से मुक्ति मिली थी और इंद्रदेव को यहाँ से जो है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तो ये एक मुक्ति का द्वार भी है जहाँ पर तमाम जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बड़ी आस्था है लोगों की, तो दूर दूर से चलकर वहाँ पर आते हैं। कोलो मुट्टू करके यहाँ की परंपरा भी है जिसमें कि बैल को जो है वो भोजन कराया जाता है, चारा खिलाया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है। तो वो भी एक अपने सांस्कृतिक
एक धरोहर है देश की, और उसी से आत्मसात होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दर्शन किए। और सुबह सुबह वो यहाँ पर सबसे पहले आए और उन्होंने जिस प्रकार से दर्शन किए, उनको देखने के लिए भी काफ़ी संख्या में जो दर्शनार्थी थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और वो भी काफ़ी मुग्ध हो गए उनको देखने के बाद, क्योंकि एक कनेक्ट दक्षिण से प्रधानमंत्री का रहा है, और जो शैव मंदिर हैं उनसे भी प्रधानमंत्री का लगातार कनेक्ट रहा है, चाहे वो केदारनाथ की बात हो या फिर महाकाल लोक बना निर्माण की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो। तो उसी का एक चरण आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से जब क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मीटिंग में भी यहाँ पर आए हुए थे, पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, तो उसके दर्शन करने के लिए भी वो यहाँ पर आए। और एक अद्भुत वातावरण यहाँ पर था, काफ़ी अलौकिक वातावरण देखने को मिला, क्योंकि ये शिव लिंग के साथ साथ यहाँ पर राजराजेश्वरी माता जो कि लक्ष्मी रूप में भी यहाँ पर विराजमान है, गणेश यहाँ पर विराजमान है, इसलिए शैव और जो वैष्णव परंपरा है दोनों का यहाँ का पालन यहाँ पर किया जाता है। इसको हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, और चाहे वो महाशिवरात्रि का समय हो या फिर रामनवमी का समय हो या फिर कार्तिक मास का समय हो, यहाँ पर देखने वाली छटा होती है। काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, काफ़ी आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आता है। तो लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति है और उसको भी नमन किया उन्होंने, और साथ ही साथ जो प्रेम उनको लोगों के द्वारा मिला, दर्शनार्थियों के द्वारा मिला, उसको भी आत्मसात किया। और साथ ही साथ क्योंकि वो शिव के परम भक्त हैं तो शिव को भी उन्होंने नमन किया और उसके बाद अपनी राजनीतिक यात्रा जो है उसकी शुरुआत की। ठीक है, ये तो चंद्रशेखर आपने धर्म और आध्यात्म की बात कही, लेकिन चूंकि आप तेलंगाना में मौजूद है, मुझे लगता है कि राजनीतिक बातें, चुनाव की बातें, उस पर भी सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि अगले चरण में वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन 17 में से 4 सीटें हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री लगातार हमने देखा कि पिछले 1-2 महीने से लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, लगातार दौरे पर हैं। क्या लगता है कि तेलंगाना में खासकर जिस तरह से चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी का जो वोट शेयर है, जो वोट प्रतिशत है, वो बढ़ा है चुनाव में। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि पिछले चुनाव में 4 सीटें आई थी। क्या उम्मीद करें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? देखिए असीम, इसको आप करीमनगर की सीट से देखिए। करीमनगर की सीट में भी अगर विधानसभा की हम बात करते हैं तो कांग्रेस को 4 और बीआरएस को 3 सीटें मिली थी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई। 2014 में बीआरएस के कैंडिडेट यहां से जीते थे, उसके पहले कांग्रेस की ये सीट मानी जाती थी और बीआरएस और कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ ये सीट मानी जाती थी। उस पर सेंध लगाई बीजेपी ने और वहां पर अपना जो है परचम 2019 के चुनाव में लहराया। और इन चुनाव में भी कुछ इस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जिसमें जो मेन जो कांग्रेस और बीआरएस हैं उनका वोटर जो है वो एक तरीके से सेम माना जाता है। तो ऐसे में जो सेंध लगाने वाली बात है, ये दोनों ही पार्टियां जो हैं वो आपस में क्योंकि सेम आधार पर चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसमें फायदा होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस थी, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की में उनकी सरकार बनी थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो बीजेपी के काम आ सकता है या बीआरएस के भी काम आ सकता है, क्योंकि जो 6 योजनाओं की, जो गारंटी योजनाओं की बात कांग्रेस ने की थी, उसमें भी कई सवाल लोगों के मन में है और उसका भी एक जो है डेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कांग्रेस। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, क्या कुछ पता चलता है, वो तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। गांधी परिवार का जो गढ़ है, वो मानी जाने वाली सीट रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं। राहुल गांधी रायबरेली से, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान में। राहुल के नामांकन के साथ ही रायबरेली का राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। वोटरों को साधने के लिए प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता जुट गए हैं। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए राहुल गांधी को चुनौती दी है और इस बार दोनों ही सीटों पर प्रचार की कमान
खुद कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में है। प्रियंका गांधी बछरावा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही हैं। इसके साथ ही प्रियंका घर घर जाकर भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी फिर से जीत की उम्मीद कर रही हैं। एक रैली में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर उनके समर्थन में एक पाकिस्तानी नेता की टिप्पणियों को लेकर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के सामने अमेठी सीट से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके चलते अब यहां पर लड़ाई और भी जबरदस्त होने वाली है। और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपका वोट स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार को जाना चाहिए। कोई नेता यदि वोट मांगने आता है तो उससे पूछो कि आपने हमारे लिए क्या कुछ किया है। आपका वोट अपने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जाना चाहिए। आपका वोट आपके जो अधिकार है उनको मजबूत बनाने के लिए जाना चाहिए। लोकतंत्र क्या है, आपके जीवन में क्या महत्व है उसका, यही है कि आपको वोट का अधिकार मिलता है। आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको शिकायत करने का अधिकार है। आपको नेता को जवाबदेही बनाने का अधिकार है कि भाई तुमने मेरा काम नहीं किया, देखना मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं डालूंगी। यहाँ आते हो वोट मांगने के लिए, काम करके दिखाओ, ये अधिकार दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त ताजा अपडेट के साथ बने हुए हैं। विकास, हमने देखा बहन को भाई के लिए चुनाव प्रचार करते हुए जो मुकाबला है कितना दिलचस्प और कितना कड़ा नजर आ रहा है, चाहे वो रायबरेली की सीट की बात हो या फिर अमेठी की बात हो। बिल्कुल, दोनों सीटों पर प्रतिष्ठा लगी हुई है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। 6 तारीख की शाम को वो आ गई थी। आज बछरावा विधानसभा में तकरीबन उनकी 16 नुक्कड़ सभाएं लगी हुई हैं, जगह जगह जाके वो प्रचार कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह के बारे में आपको बता दें कि वो एक लंबे समय से एमएलसी हैं और इस समय वर्तमान में प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री भी हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह को पूरे जनपद के हर क्षेत्र, गांव, हर जगह पे जो है कह रहे हैं सीधा कनेक्ट रहते हैं इससे पहले, और लगातार लंबे समय से एमएलसी हैं और इस समय मंत्री हैं, तो लगातार टच उनका पब्लिक से बना रहता है। क्योंकि प्रियंका गांधी आई हैं, चुनाव प्रचार आज कर रही हैं बछरावा विधानसभा में। एक लंबा समय था सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद लगातार 5 साल दूरी बना ली थी, पूरी रायबरेली से नहीं आई, जो भी कारण रहे हो। लेकिन बड़ी बात है कि जो आज प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप अपने प्रतिनिधि से पूछिए कि सवाल कि आपने हमारे लिए किया क्या, जब वो प्रतिनिधि उनको मिला ही नहीं तो पूछेंगे किससे। ये सारी बातें हैं, ये सारे मुद्दे अभी चुनाव में आएंगे कि आखिर जो है कह रहे जनता पूछती, कहती, सिफारिश भी करती तो किससे कहती। वहीं अगर अमेठी और रायबरेली की पूरी अगर समीकरणों की बात करते हैं तो 10 विधानसभाएं हैं यहाँ पर। गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, एक भी सीट इनके पास नहीं है यहाँ पर। तो बड़ी इनके लिए चुनौती होगी लोगों को जोड़ना, किस तरीके से जोड़ पाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो वहीं स्मृति ईरानी भी अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज वो तिलोई विधानसभा क्षेत्र में है और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात होती जो बड़े मुद्दे हैं, दोनों जगहों पर पब्लिक इन दोनों गांधी परिवार के लोगों से मिलने को तरसती रह गई और मुलाकात नहीं हुई। ये सारी बातें तो चुनाव प्रचार में आएंगी। लेकिन जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप शिकायत करें, बात करें तो किससे करें, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बात करें तो किससे करें। नेता तो गए ही नहीं बीते 5 सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तीसरे चरण के चुनाव में उनकी स्थिति बहुत मजबूत नजर आ रही है। कल का जो चुनाव हुआ, जो कल की तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही।
बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स को लेकर की गई टिप्पणी पर मशहूर अर्थशास्त्री गौतम सेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही समझदारी भरा विचार नहीं है और इसकी बात करने वाले लोग भारत के दोस्त नहीं हैं। राहुल गांधी के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाले बयान पर अर्थशास्त्री गौतम सेन ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा जिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है वो सिस्टम भारत में काम नहीं करने वाला है। इसे लागू करने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। Only about 12 crore people have wealth in excess of 102 crores each. But almost all of this is invested in their businesses. So you will have to liquidate their businesses in order to take away their wealth. So your local shopkeeper, your local store, your repair shop, all of this will be worth 5 crore, maybe 3 crore maximum less. All of these people will have to surrender everything they have. Now, the economy will come to a halt. But my argument is that the total amount of tax you will generate from taking everything away from anybody who has something, which is less than 1.5% of the population, will not make the remaining 98, 99% better off. They will simply suffer within the next 6 months. And bear in mind, you will have to do this survey every year or every 2 years to see what the wealth distribution is. Can you contemplate tax inspectors visiting every single household and every single business, big and small? How can this be done? I can't see any possibility of this happening. और इसके साथ ही अर्थशास्त्री गौतम सेन ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में बीते 10 सालों में जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो भारत की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। We have had better redistribution in the last 10 years from growth, from real goods, like creating road networks, bringing water to people's homes, giving them toilets, giving them health care, giving them subsidized gas, which is an improvement in the real living standards of people, and that has already been measured by UNICEF as amounting just from Shauchalaya to 4,000 rupees per month per household. You know, as an Indian, I have no stake because I am abroad. But I see this and I am filled with hope that this will continue, because redistribution in this way is the only way it is possible and extremely, extremely desirable, because we have always been a country of the mass of poor. And I do sincerely believe that the current administration led by Narendra Modi is deeply committed to improving the welfare of the poor. All his actions indicate that the poor have a very high priority for him and his government. But if we achieve 8% growth, you will see a massive difference in 10 years in the welfare of the poor people. The 25 crores who have been lifted out of the poverty line level already in the last 6-7 years. Now, this is an achievement of which all Indians can be proud. We have to keep doing it even more sincerely and with greater determination. And I have confidence that this government will continue its efforts in this regard. तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई